So the next question is an ideal inductor. Ideal inductor is connected to an AC source of voltage. The current in the circuit, आपको पता है प्योर इंडक्टर है. प्योर इंडक्टर के अंदर क्या होता है? वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेज एंगल पाई बाय 2 और करंट लैग्स द वोल्टेज. तो करंट विल लैग द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2. जब रेजिस्टिव सर्किट होता है देन करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. प्योर रेजिस्टिव. प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे, करंट पीछे बाय अ फेज एंगल पाई बाय 2. एंड इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज पीछे, करंट आगे बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2. सो these three parts should be remembered very very clearly क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है. Okay? So let's move to the next question. An AC voltage V is equals to V naught sin omega t is applied to a series combination of resistor and an element X. एक R resistor है, उसके साथ एक element X है, वो सीरीज में लगा रखा है. such that the current becomes I is equal to I naught sin omega t plus pi by 4. मतलब हमारे पास क्या है? करंट लीड्स द वोल्टेज. करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को. मैंने अभी आपको बताया जब करंट लीड करेगा वोल्टेज को तो वो कौन सा सर्किट होगा. मतलब उसमें कैपेसिटर होना तो लाजमी है. मीन्स कैपेसिटर ज़रूर होगा. रेजिस्टिव सर्किट दे रखा है तो यहाँ पर दैट मीन्स हमारे ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल ही कट हो जाते हैं इंडक्टर वाले. अब कैपेसिटर वाले दो ऑप्शंस हैं. अब इसमें देखते हैं क्या हो सकता है. हमें पता है, चलो tan phi लगा के देखते हैं. इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली एक्स सी अपॉन आर होगा. वाई? बिकॉज इन दिस पार्ट वी आर प्रोवाइडेड विद पाई बाय 4. तो यहाँ से मेरा दिमाग चला कि दैट आई हैव टू पुट फाई एज पाई बाय 4. tan pi by 4 is equals to xc upon r. That means 1 is equal to xc upon r. xc is equals to r. So ये मेरा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर डी. ओके, आई होप यू गॉट इट. चले आगे. ओके, सो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा था मुझे. एग्जाम में आया था जो. फिगर शोज वेरिएशन ऑफ करंट with time in 4 devices P, Q, R and S. The device in which an alternating current flows is. आपको पता है what is an alternating current? Alternating current का क्या मतलब होता है? ऐसा करंट जो with time क्या करे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स में वेरी करे. ऑल्टरनेटिंग का मतलब ही ये हुआ. ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर Q और R तो ऐसे फंक्शंस ही नहीं हैं जो कि सिनुसॉइडल हों. हमारे पास ऑप्शंस बचे P और S. अगर हम P को ध्यान से देखें तो उसके अंदर जो ये एक्सेस है, ये वाली, ये डॉटेड लाइन है, ब्रेकिंग एक्सेस है ना. दैट मीन्स ये एक्सेस टाइम को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रही. दैट मीन्स इसके अंदर जो ये करंट की वैल्यू है ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव ही वैल्यू है. एक ही डायरेक्शन के अंदर है, बस चेंज हो रही है पॉजिटिव में ही, बट नेगेटिव में नहीं जा रही बिकॉज दे हैव नॉट रिटन एनी टाइम एक्सेस. और ऊपर से ये जो पॉइंटर है ये पूरा का पूरा तो जो एक्सेस है वो ब्रेक्ड है, ब्रेकेजेस हैं इसमें. दैट्स वाई मोस्ट सुटेबल ऑप्शन विल बी दिस ऑप्शन नंबर डी. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. The voltage signal is described by V is equals to V naught and आपके पास 0 से T by 2 टाइम के लिए वोल्टेज is 0 and T by 2 से T टाइम के लिए there is something wrong. Okay, ये नहीं आएगा बेटा बीच में. Yes, so V is equals to V naught
V इज इक्वल्स टू V नॉट, मतलब V नॉट वैल्यू है कब, जब 0 से T/2 की बात है, और 0 है कब, जब T/2 से T टाइम की बात है। ओके, पूरे एक साइकिल के अंदर। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट दी RMS वैल्यू ऑफ करंट। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। एज वी वांट टू कैलकुलेट दी RMS वैल्यू ऑफ द करंट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, RMS वैल्यू ऑफ द करंट के लिए आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, इट विल बी I1 square plus I2 square, that means V naught square plus 0 square divided by 2। सीधा फॉर्मूला ही जनरेट करा दिया था ना बेटा मैंने। सो यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो अंडर रूट V नॉट स्क्वायर बाय 2 √2, दैट इज V नॉट बाय √2। यस, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप पीछे क्वेश्चंस पे जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी, मैंने वहाँ पे प्रूव करवाया कि किस तरीके से हम ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो अंडर द रूट ऑफ I नॉट स्क्वायर और V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 सीधा ही आप लर्न कर सकते हैं, एंड अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो आंसर विल बी दिस। A sinusoidal voltage of peak value, sinusoidal voltage of peak value 283 volt। So अब यहाँ पे लिखते हैं हम V naught is 283 volts and the frequency is given to be 50 hertz, is applied to a series LCR circuit in which R is 50 hertz and L is 25.48 millihenry and C is equal to 796 microfarad। पावर डिसिपेटेड हमने निकालना है। तो पावर डिसिपेटेड निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू, एट रेजोनेंस, ओके एट रेजोनेंस, आई होप यू नो रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, XL XC के इक्वल होता है, एम आई राइट, XL XC के इक्वल होता है। और आपका फॉर्मूला था Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये याद है, जब XL XC के इक्वल होता है रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है कि उस टाइम पे जो इम्पिडेंस होगा वो मिनिमम होगा, दैट विल बी इक्वल टू R, एंड एट दैट टाइम करंट विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू। ZR के इक्वल आया, ठीक है। हमारा पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I स्क्वायर R, और वी हैव फॉर्मूला IRMS इंटू VRMS cos phi। अब हम कह रहे हैं कि भाई कौन सा सर्किट है, रेजोनेंस की कंडीशन है। रेजोनेंस की कंडीशन तब होती है जब XL XC के इक्वल होता है, और जब XL XC के इक्वल होता है तो आपका ये cos phi जो है वो 1 होता है। क्यों, क्योंकि cos phi होता है रियल पावर, ये तो ये दोनों इक्वल है तो दोनों कट के 1 हो गए, दैट मीन्स योर cos phi इज़ 1। तो पावर जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी इजी टू कैलकुलेट। हमें क्वेश्चन के अंदर VRMS दिया हुआ है ना, सॉरी V नॉट दिया हुआ है, और V नॉट जो दिया है वहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, V नॉट इज इक्वल टू I नॉट R है ना। तो I नॉट आपका क्या आ जाएगा 283 बाई R, कितने बच्चे, I naught will be 283 by R, and what is R in this case? R हमें क्वेश्चन के अंदर R हमें क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है बेटा, आई हैव रिटन इट रॉन्ग। R हमें क्वेश्चन में 3 ओम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो 3 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास I नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पावर का जो फॉर्मूला है IRMS इज I नॉट बाय √2 V नॉट बाय √2। हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा 1/2 I नॉट इज 283 बाय 3 इनटू व्हाट इज़ V नॉट, इट इज़ 283। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को तो हमारे पास क्या आएगा, वील गेट, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर विल बी 13.35 किलो वाट। तो आपका जो आंसर है 13.35 आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड आपको पता चल जाएगा कि आंसर की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू यही है। ओके, सो इट इज़ ईजी। आप किसी और तरीके से भी चल सकते हैं, पावर को I स्क्वायर R भी ले सकते हैं, ठीक है। बट जो मेरे माइंड में सबसे पहले आया तो उन किस तरीके से मैंने फॉर्मूलाज को अप्लाई किया वो मैंने आपको शो कर दिया। नेक्स्ट इज a 20 volt AC। Next is a 20 volt AC।
वोल्टेज इज 20 वोल्ट की AC हमने अप्लाई की है टू अ सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस जो है उसका निग्लिजिबल रेजिस्टेंस है. ओके, इफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 12 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, आपको क्या बताना है कि जो कॉइल है उसके अक्रॉस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होगी. तो आई होप आपको पता है इसके अंदर क्या होता है. अंडर द रूट ऑफ V इज इक्वल्स टू VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर लिखते होते थे हम. दिस इज टोटल V एंड इन दिस क्वेश्चन VR इज गिवन टू बी 12 वोल्ट. सो अगर मैं इसको लिखूँ दिस विल बी V² इज इक्वल्स टू VR² प्लस VL² बिकॉज VC इज नॉट इवन गिवन इन दिस particular question. V is 20, VR is 12 plus VL square. So this will be 400 minus 144 is equals to VL square. So this VL square will be 256. बताइए भाई किसका स्क्वायर होता है ये. इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 16. तो VL इज 16. सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A. ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. सो यू हैव टू बी माइंडफुल. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कैसे अप्लाई होगा. नेक्स्ट इज इन क्वेश्चन नंबर 18 द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट गिवन है. E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t. ओके, एंड I इज इक्वल्स टू I0 कॉस साइन ओमेगा t प्लस π/3. जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा कि I के अंदर I0 के साथ मतलब हमारे पास फेज एंगल π/3 ज़्यादा है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में कैपेसिटर तो ज्वाइन होना ही चाहिए, है ना. कैपेसिटर तो ज्वाइन होगा ही. तो अगर कैपेसिटर ज्वाइन होगा तो जिस भी पार्ट में कैपेसिटर है वो इसका ऑप्शन बन जाएगा. तो यहाँ पर इट कैन बी RC सर्किट, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, और LCR सर्किट, यस LCR और RC दोनों सर्किट्स हो सकते हैं ये. ओके, सो सिर्फ RC नहीं होगा, सिर्फ LCR नहीं होगा. बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड एग्जाम्स में आता है. Next is an alternating voltage source of variable angular frequency omega and fixed amplitude V is connected in series with the capacitance. Question में कहा है alternating voltage source of variable angular frequency and fixed amplitude is connected in series with the capacitor. Okay, and an electric bulb of resistance 0 means inductance 0 when omega is increased. हमें क्या कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है कि हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है जी, और एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है. तो हमने एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर लगा रखे हैं और उनके अंदर क्या है बेटा, एक कैपेसिटर है, सॉरी एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है. हमने AC सोर्स से जॉइन कर रखा. अब हमने क्या किया, ओमेगा को इंक्रीज़ किया. बड़ा ही प्यारा और अच्छा कॉन्सेप्ट है. ओमेगा को इंक्रीज़ किया तो देखो रेजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी पे कोई डिपेंडेंस है ही नहीं. हमें पता है कि XC इज़ 1/ωc. दैट मीन्स XC हमने क्या इंक्रीज़ किया है, ओमेगा इज़ इंक्रीज्ड. ओमेगा को अगर मैं इंक्रीज़ करूँगी बच्चे तो मैथमेटिकली XC कम हो जाएगा. XC होता क्या है बेटा, इट इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस है मतलब रेजिस्टेंस की अगर बात हो रही है जो कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम होगी तो बल्ब का क्या होगा, बल्ब विल ग्लो ब्राइटर. बल्ब जो है वो ज़्यादा तेज़ ग्लो करेगा. ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर. ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको दिख सकते हैं, ठीक है बेटा. नाउ दिस क्वेश्चन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा रंग बदलते हैं, क्या पता पढ़ने में और मज़ा आए, है ना.
So the RMS current in the circuit connected to 50 hertz AC. The frequency is 50 hertz and current source means IRMS is 15 ampere. Value of the current 1 by 600 second. Time period is 1 by 600 second. After its value becomes 0. So जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हमें इक्वेशन लेनी पड़ेगी जहाँ से हम स्टार्ट करते थे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. आपको ये भी पता है बेटा कि IRMS क्या होता है, I0 बाय √2. ओके, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, I0 गिवन है कि IRMS गिवन है. तो 15 यहाँ पे आपने पुट किया. राइट हैंड साइड देखिए, I0 आपके पास आ गया 15 √2. ठीक है, 15 √2 साइन ओमेगा क्या होता है बेटा, 2 पाई न्यू इंटू टाइम पीरियड इज 600. ओके, चलो अगले स्टेप में डाल देते हैं सो दैट आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो. ठीक है, तो 2 पाई न्यू इंटू टी. सो हमारे पास 15 √2 साइन 2 पाई 50 1 बाय 600. 0 से 0 कैंसिल और 5 2 से 10 से एक और 6 कैंसिल. इट विल गिव यू 15 √2 साइन पाई बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 15 √2 into, you know what is sin 60 degree? It is, yes, कितना होता है sin 60? It is 1 by 2. तो एक √2 से एक √2 कैंसिल. जो मेरा आंसर आ रहा है इट इज़ 15 by √2 एम्पियर विच इज़ ऑप्शन नंबर ए. Yes, it is totally correct. 15 by √2 which is option number A. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2022 टर्म 1 के अंदर आया था. ठीक है, आप इसको बैक करके दोबारा देख लें. ठीक है, ध्यान से समझें, वेरी इंपॉर्टेंट. इन अ सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द सोर्स वोल्टेज इज पाई बाय 2. एक सर्किट है जिसके अंदर फेज डिफरेंस जो है, in a circuit the phase difference between the alternating current and the source voltage is pi by 2. Which of the following cannot be the elements of the circuit? Okay, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है. इनमें से आपको कह रहे हैं कौन एलिमेंट ऑफ सर्किट नहीं हो सकता. क्या कैपेसिटर हो सकता है? हाँ जी, कैपेसिटर हो सकता है क्योंकि उसमें करंट और वोल्टेज में पाई बाय 2 का डिफरेंस होता है. करंट आगे, वोल्टेज पीछे. क्या इंडक्टर हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है ना. ओनली इंडक्टर में भी तो ये केस होता है ना. ठीक है जी. एंड उसके बाद क्या एल और सी दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल, एल और सी में तो बिल्कुल हो सकते हैं. ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल कट हो जाता है, एल और आर वाला. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. द इम्पिडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट. जब हम इम्पिडेंस की बात करते हैं तो इम्पिडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट क्या होगा भाई? इसमें तो सीधा पूछ रहा है z इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. बच्चे बड़े खुश हो गए होंगे अगर जिनके भी एग्जाम में उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया होगा. मुझे लगता है अभी वन ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ई इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी और करंट है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है. कैसा सर्किट है? सीधा पाई बाय 2 दिया है. जहाँ पर भी पाई बाय 2 फेज डिफरेंस दे रखा है दैट मीन्स ओनली कैपेसिटिव या ओनली इंडक्टिव सर्किट्स की बात हो रही है ना. तो यहाँ पर करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल पाई बाय 2. इसका मतलब ये है कि करंट आगे है. मीन्स कौन सा सर्किट है? पिछले कितने क्वेश्चन में मैंने बताया करंट अगर आगे होता है तो वो कौन सा सर्किट होता है? कैपेसिटिव सर्किट ना. कैपेसिटिव सर्किट है और हमें पता है भाई कैपेसिटिव सर्किट के अंदर आपका cos 5 पावर फैक्टर 0 होता है ना, बिकॉज cos 90 इज 0. सो देयर विल बी नो पावर डिसिपेशन. तो आंसर विल बी डी. आई होप दिस इज क्लियर. यस, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर, इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर आर गिवन. दैट इज वोल्टेज VR इज 20 वोल्ट, VL is 15 volt and VC is 30 volt. It is given.
सो यू हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट वोल्टेज। आई होप यू नो, मैंने अभी के अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो आप देखेंगे कि हमने ये सेम फॉर्मूला आपको बताया था। सो प्लीज़ सॉल्व इट। दिस विल बी 20 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 30 होल स्क्वायर। v will be equal to under the root of 400 plus 225, आप कर लें। v is equals to under the root of 625, आवाज़ भी फंबल हो रही है इतना बोलकर। v is 25 वोल्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, धीरे धीरे जब आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये करना। सर्किट इज़ कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रखा है, टेकिंग अ सेकेंड ब्रेक, आप एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन। चलिए, अ सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी। शुरुआत के क्वेश्चंस पे चले जाइए, 2 वीडियोस पीछे हमने बताया था फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं। फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे जब हम इंक्रीज करते हैं तो पहले फ्रीक्वेंसी जब कम होती है तो उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर क्या होता है, किसका राज होता है? जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तब XC ज़्यादा होता है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है धीरे धीरे तो क्या ज़्यादा होता है? फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे XL बढ़ने लग जाता है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अब देखते पूछा क्या है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर लाइकली टू कंप्राइज द सर्किट। ओके, आई होप आपको मैंने अभी जो याद कराया वो यही है कि XL जो है वो ओमेगा L होता है। XL इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू L होता है। तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो XC इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू C होता है। तो यहाँ पर अगर मैंने जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करी है तो उससे XL तो बढ़ रहा है ना, और फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से XC डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, द करंट फर्स्ट इंक्रीजेज। ओके, तो आपको याद है हमने ये कब कब होता है ऐसा, एक ग्राफ आपको अगर याद हो तो हमने Z का ये ग्राफ बनाया था कि Z का रेजिस्टेंस, Z जो कि रेजिस्टेंस से पहले घटता है, करंट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स फिर उसके बाद बढ़ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो ना, Z इम्पिडेंस, याद करो वो टाइम जो मैंने बताया था, ठीक है। तो ये जो है ना, ये ग्राफ होता है Z का, ठीक है। तो ये कैसे कब पॉसिबल है भाई? ये एक ही केस में पॉसिबल है जहाँ पर क्या होगा, L, C और R तीनों होंगे तभी Z बनेगा। तभी एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रेजिस्टेंस जो है मिनिमम हो जाएगा जब Z R के इक्वल होगा, मीन्स XL और XC की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो पार्ट है, जब रेजिस्टेंस जैसे जैसे आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखनी चाहिए हमें, और यहाँ पे वैल्यूज़ ऑफ जो भी आपके XL XC या जो भी है, तो इसके साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं ये चीज़, ये वाला ग्राफ बनता है बेटा। दिस ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Z का जो ग्राफ है कि आपका जो धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होता जाता है, एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, फिर रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है, करंट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। ये जो ग्राफ है इम्पिडेंस के केस में होगा कि इम्पिडेंस में Z में LCR तीनों होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, अ 15 ओम रेजिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, R is 15 ohm and L is 18 to 10 raised by minus 3 Henry and the capacitor C are connected in the series with frequency of 50 hertz AC source if the source voltage and the current in the circuit are in phase। R in phase का मतलब क्या है बेटा? R in phase का मतलब ये है कि दोनों आपका cos phi इसके अंदर बेसिकली क्या है, 1 है ना, दोनों फेज में है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है,
रेजोनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स एल एक्स सी के इक्वल है, ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा सी के इक्वल है, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 LC, या फिर यू कैन राइट सी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एल, है ना, आपको पता है ना, दिस इज 2 पाई न्यू, तो मैं उसी को नीचे लिया और सी की वैल्यू. नाउ इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट सी बाय अप्लाइंग द वैल्यूज़. तो सी की जब आप वैल्यूज़ पुट करते हो तो 3.14 स्क्वायर इंटू फ्रिक्वेंसी इज़ 2500 हो जाएगी स्क्वायर करके, एंड एल की वैल्यू आपको गिवन है 80 इंटू 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगेन इट्स योर वर्क टू डू बिकॉज कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे, वो करना आपका काम है. यहाँ पे काम मेरा क्या है, आपको समझाना कि हाउ टू गो फॉर इट. सो यू विल सॉल्व इट, आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली. आप इसको घर पे बैठ के आराम से करें और देखें कि समझ आ रहा है कि नहीं. अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट आपने करना है, एंड इट बिकम वेरी इजी फॉर अ ICSE स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए बिकॉज दे हैव कैलकुलेटर्स. बट CBSE के लिए देखो एग्ज़ाम में आ रखा है, बच्चों ने किया होगा. यू हैव टू परफॉर्म योर कैलकुलेशंस अ बिट क्विकर फास्टर सो दैट आप पेपर में और क्वेश्चंस भी कर पाओ. ओके, सोचना ऐसे है. दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक. 27th question. A 300 ohm resistor, resistance is 300 ohm, and the capacitor is 25 divided by pi microfarad are connected in series with voltage 200, frequency 50 hertz. You have to calculate the current. आपको क्या निकालना है? You have to calculate the current in the circuit. So when you have to calculate the current in the circuit, again let's see क्या क्या given है. फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, सब कुछ गिवन है. हम लोग पहले करंट निकालना है, ठीक है. XC इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी. XC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई न्यू सी. XC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई. फ्रीक्वेंसी इज 25 C is 25/pi एंड योर फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्स. तो हमने जब इसको पुट किया तो मेरे पास XC की जो वैल्यू आ गई दैट इज़, अच्छा आपको ये भी तो दिया है ना, माइक्रो है, तो माइक्रो इज़ 10⁻⁻6. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10⁻6 ऊपर आ गया, और ये आपके पास वैल्यू आ गई 100 इंटू 25 बिकॉज 52 ज़ा 100. ऊपर से 10⁻⁴ सिर्फ 4 बच गया, नीचे 25. थोड़ा सा इनको अलग कर देते हैं. दिस इज़ 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 दैट इज़ 400. कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, अभी सॉरी हमने क्या निकाला, XC की यूनिट क्या होती है, ओम. ठीक है, XC इज़ ओम. नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको निकालना है करंट इन द सर्किट. करंट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, करंट निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. लाइक V इज इक्वल्स टू I R, है ना, IZ हमें निकालना है. तो क्या हमारे पास Z है, नहीं Z नहीं है, तो हम Z निकाल लेते हैं. Z इज इक्वल्स टू, दिस इज V0. क्वेश्चन में गिवन है ओके लेट्स सी. चलो पहले Z निकालते हैं फिर सोचते हैं कि क्या हुआ है. सो हमारा Z क्या होता है, इट इज़ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. XL है ही नहीं तो उसकी बात ही क्यों करें. R इज़ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर. सो अगर मैं यहाँ से 100 ही कॉमन ले लूँ तो 100 स्क्वायर कॉमन लूँगी तो बाहर 100 ही आएगा. 9 + 16 इसको 25 कहते हैं. तो 500 ओम मेरे पास क्या आ गया, Z. ओके जी, ठीक है. तो दिस इज़ तो क्लियर है ना. फिर हम क्या करते हैं, मुझे क्या निकालना है, करंट इन द सर्किट. आई हैव टू कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट. तो जब मुझे करंट निकालना है सर्किट के अंदर से, तो क्या फॉर्मूला बन सकता है, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z, है ना. तो VRMS तो 200 गिवन है,
आपको पता है ना, जो भी ये चीज़ दी होती है, जो भी वोल्टेज आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ VRMS, ठीक है, RMS वैल्यू होती है. तो दिस विल बी IRMS into Z is 500. Okay, so it is IRMS is equals to 220 नहीं है ना, 200 है, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय 500, दोनों कैंसिल. IRMS is equals to 0.4 एम्पियर. बी ऑप्शन, यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सो ये RMS ही लिखें तो बढ़िया है, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड कैन बी इन योर एग्जाम फॉर 2 marks. ओके. द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस. थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था. Resonance means when XL is equals to XC, and you know what is power factor? Cos Y is equals to R by Z. You know what is Z? Z is R square plus XL minus XC का whole square. हम कह रहे हैं कि भाई ये दोनों equal हैं. Z is root R square. Z is R. Z is R. That means cos phi is R by R. That is 1. So your answer is A. अगर एंगल पूछते तो 5 would be 0 degree. Cos 0 is 1. Okay. And the next question, alternating current from a source is given by this. Current given है I is equals to 10 sin 314t. Okay. So I can compare this with I is equals to I naught sin omega t, where I naught is 10 and omega is 314. What is the effective? It is very important word. चाहे इफेक्टिव लिखा है, चाहे वर्चुअल लिखा है, चाहे RMS वैल्यू लिखा है, तीनों ही क्या होंगे बेटा, सेम है ना. जैसे एक बच्चा है, उसका घर का नाम है सोनू, ठीक है, बाहर का नाम है समर्थ, है ना, और कोई फ्रेंड्स उसको कुछ और ही बुलाते हो, तो एक ही इंसान के 3-4 नाम हुए ना. ऐसे इसके इफेक्टिव वैल्यू का मतलब है वर्चुअल वैल्यू और RMS वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, ठीक है. आई ओमेगा, ओके, ओमेगा से तो पहले हम 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू 314. 2 इंटू 3.14 मीन्स 100 इंटू न्यू is equals to 314. ये दोनों कैंसिल. फ्रीक्वेंसी इज 100 by 2, दैट इज 50 हर्ट्ज. तो भाई ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही रिमूव हो जाते क्योंकि इनमें 50 हर्ट्ज है ही नहीं, ओमिट आउट कर दिया हमने. नाउ द केस इज I naught is 10. आपको पता है RMS is I naught by √2 और इट इज़ I naught into 0.707. सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, I naught is 10 into 0.707, it will be 7.07 amperes. So answer is A. ओके. सो ये सारे क्वेश्चंस जो थे मैंने कलेक्ट किए थे. आई होप यू एन्जॉयड द वीडियोज़. आई होप आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ही परफेक्टली और अच्छे से करके आए एग्ज़ाम को. एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं. ऑल द बेस्ट.